हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। किसके किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तथा साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ बेटा इसके एक अन्य टॉपिक जिसको हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की बात करूंगा बच्चों। तो ये इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि हमारा क्या हो सकता है कि जितने भी वीडियो डालेंगे हम तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो चालू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है तो देख लीजिए। कहता है वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे हम। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है। तो कहता है बेटा कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के, है ना। क्या बोलेगा कि अल्प दूरी पर स्थित, मान के चलिए ये एक आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया। अभी थोड़े छोटे बड़े दिख रहे हैं पर मान के चलना ये दोनों कैसे हैं बेटा, बराबर है, ठीक है। कहता है अल्प दूरी पर, है ना, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेश, है ना। परिमाण तो समान होना चाहिए पर आवेश कैसे होनी चाहिए, विजातीय होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको प्लस क्यू लेकर के चले जाता हूँ और इसको क्या लेकर चल रहा हूँ बेटा, माइनस क्यू लेकर के चल रहा हूँ। दोनों के बीच की दूरी मैं लेकर के चल रहा हूँ बेटा 2a। क्या लेकर के चल रहा हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 2a है, ठीक है। तो क्या कहता है कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, है ना, दो विजातीय आवेशों के निकाय को आप क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव कहोगे। क्या कहोगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहोगे, ठीक है। चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रिप्रेजेंट कर दी हमने, जिसमें क्या है, यह द्विध्रुव जो है वह दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है बेटा माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, ओके बेटा। अब देखिए आप इनमें कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलोगे, या जो दूरी है ना, आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कह सकते हो। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या कह सकते हो, द्विध्रुव की लंबाई कह सकते हो। तथा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं हम, इस रेखा को कहते हैं बेटा द्विध्रुव अक्ष। क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। इतनी बात क्लियर रखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हम यहाँ बात करेंगे बेटा वैद्युत, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या कहता है, मान के चलिए यही चित्र को हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा ये कोई मेरे पास एक बिंदु आवेश है, ये दूसरा बिंदु आवेश है ना। अगर हमने कहा कि इस बिंदु आवेश को मैंने प्लस क्यू लिया, इसको मैं माइनस क्यू लेकर के चल रहा हूँ, तथा दोनों के बीच की दूरी मैंने अगर 2a लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कहता है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव दे दिया गया हमारे पास ये, इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश में क्यू लेके चलता हूँ, इनटू, है ना, किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहोगे। क्या कहोगे बेटा, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कहोगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहोगे, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a हो जाता है, या आप कह सकते हैं इसको 2qa भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू P। आपको ये बात याद रखनी है, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप SI मात्रक ज्ञात करना चाहेंगे तो SI मात्रक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये Q दिया गया, Q मतलब आवेश हो गया, है ना, Q है ना आवेश है, आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम होता है। तथा जो A है, A मतलब कि एक डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर CM यानी कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा इसका अगर आप विमीय सूत्र देखना चाहेंगे, विमीय सूत्र, ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसके विमीय सूत्र में देखो आपके पास द्रव्यमान नहीं है मतलब m0 हो जाएगा, लेंथ है l भी दिया गया है, उसके बाद देखो m दिया है इसलिए l दे दिया। अब cm है, अब cm देखो आपने देखा होगा
जो सी है कूलाम, कूलाम का जो विभव सूत्र होता है बेटा एटी होता है। क्या होता है? एटी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एटी। तो क्या आ गया इसका विभव सूत्र? m0 LTE या AT। ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये आप यहाँ से ही देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ फार्मूले मालूम हो। ठीक है बच्चों, तो दो चीज देख चुके हैं, इसकी मैं स्लाइड आपको बता भी देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है और ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या कहता है, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति बताना है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है हमारे पास। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्वेश्चन होता है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया। मैंने कहा ये प्लस क्यू है और ये दूसरा क्या बेटा, माइनस क्यू है ना। इन दोनों आवेशों के कारण क्या बन रहा है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण या तो कोई भी बिंदु इसके अक्ष पर स्थित होगा या फिर निरक्ष पर स्थित होगा, या फिर कहाँ पर स्थित होगा बेटा, निरक्ष पर स्थित होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो हो सकता है वो अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करें हम या निरक्ष स्थिति पर ज्ञात करें, दोनों स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ अक्षीय स्थिति के बारे में। कौन सी स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा, अक्षीय स्थिति के बारे में। तो आप अक्षीय स्थिति को समझ लीजिए कि अक्षीय स्थिति एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के बारे में बता देता हूँ, अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन क्या होती है। आप देखेंगे अक्षीय स्थिति की, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। मान के चलिए ये कोई बिंदु आवेश है और ये कोई बिंदु आवेश है। अगर ये दो बिंदु आवेश या वैद्युत द्विध्रुव है, वो क्या है बेटा, ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास, ए बी है। अब मैंने कहा ए बी जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a है। एक बात याद रखिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी 2a बोलो या 2l बोलो, बात एक ही है ना। आप दोनों के बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, या तो आप 2a भी कह सकते हैं या इसको 2l भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप क्या बात कहने वाले हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होता है कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। कहाँ पर स्थित होता है बेटा, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। अगर मैं इस द्विध्रुव अक्ष को इस डायरेक्शन में अगर ये बढ़ा रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया, ये डायरेक्शन में बढ़ा दिया मैंने, तो ये देखो बिंदु P हमको इस डायरेक्ट कहाँ पर मिलेगा, द्विध्रुव अक्ष पर मिलेगा। तो क्या बात कहते हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बेटा, इस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए व्यंजक। ठीक है, व्यंजक। अब देखो अगर व्यंजक की बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये अक्षीय स्थिति दिया गया है, इसके लिए व्यंजक दिया गया है। ठीक है, मैं इस व्यंजक को आपके सामने बना करके बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे। तो व्यंजक, व्यंजक में ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात कह रहा हूँ। कहता है कि मान लो, है ना, मान लो ए भी एक द्विध्रुव है ना, ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। देखो आपको ए भी दिखा, ये ए दिख गया, ये भी दिख गया, ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इसका मध्य बिंदु कोई ले लेता हूं, मैंने बोला ये O है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। देख लीजिए लिखा हुआ है, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी 2a है। माना वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बात को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए चित्र भी आपके सामने बन गया। अब मैं कहूँगा कि इस प्लस क्यू यानी बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ ई प्लस क्यू के कारण। और देखो इस प्लस ये जो बिंदु बी है इस पर माइनस क्यू आवेश है, जिसके कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता होने वाली है वो होगी बेटा ई माइनस क्यू। ठीक है, इन बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके व्यंजक में। तब मैं सिंपल सी बात कहूंगा, तब बिंदु ए पर स्थित
प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखेंगे आप, तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को E प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देख रहे हैं, जो क्या है E प्लस क्यू है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा। अब आपने कूलाम का नियम पढ़े हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में ये होता है R स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन के हेल्प से तो हो जाएगा E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब देखो यहाँ पर दो आवेश थे Q1 और Q2, लेकिन यहाँ पर एक ही आवेश है, तो मैं इस आवेश को लेकर के चलूंगा, Q पॉजिटिव लेकर के चलना बेटा अपने को, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो तो कितनी बेटा AP है, तो मैं क्या लिखूंगा AP। अब इसकी दिशा रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो देखो इसकी जो दिशा है बेटा A से P की ओर दिख रही है आपको, A से P की ओर दिख रही है आपको ये, तो कह सकते हैं कि आप AP वेक्टर दिशा में, AP वेक्टर दिशा में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, चूंकि AP की वैल्यू निकाल दूं तो AP इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये A है और ये P है, आपको AP आपको नहीं पता ना, लेकिन आप सिंपल सा कह सकते हैं कि O से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है, मैं उसमें आपके सामने चेंज कर देता हूँ इंक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आपको AP फाइंड आउट करना है, अब AP कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बेटा 2 ये है, लेकिन मध्य बिंदु O दिखा, तो O से लेकर प्लस Q तक की दूरी बेटा A होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A होगी। अब मैं कहूँगा कि मेरे पास AP फाइंड करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि O से लेकर के P तक की दूरी R आपको पता है, तो मैं कहूँगा कि OP माइनस क्या कर दूंगा OA, तो क्या बोलूँगा यहाँ पर कि OP माइनस OA, दिस इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास R है, R माइनस क्या हो जाएगा A। क्लियर हो गया, तो सॉरी यहाँ पर AP का स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है, तब कितना होने वाला है, इसीलिए मैं कंडीशन राइट करूंगा, तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ बोलेंगे इसी प्रकार अब बोलेंगे कि बिंदु B पर स्थित, है ना, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, है ना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखेंगे आप, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा E माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये भी प्लस क्यू ही लेके चलना है आपको, ऐसा नहीं कि माइनस क्यू आवेश बोला था तो माइनस क्यू लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर आप आ जाएंगे, तो देखो अब मैंने कहा कि माइनस, यानी कि ये प्लस बी पर स्थित, यानी कि देखो बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ना विद्युत क्षेत्र देखो ये दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में दिख रहा है E माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो ये माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये माइनस क्यू हमारे पास दिया गया है, तो आप देखेंगे कि इस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं मैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पर कहेंगे कि क्या होगा, क्यू अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा BP का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो PB वेक्टर दिशा में, है ना, PB वेक्टर दिशा में, देख लीजिए चित्र में दिख रहा होगा आपको, ये देखो PB वेक्टर दिशा में, है ना, PB वेक्टर दिशा में देखो ये डायरेक्शन दिख रही है, इसको P से लेके B की दिशा में दिया गया है। चलते हैं आगे, तो देखिए अब चूंकि अब मुझे BP की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है, B की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो चूंकि BP इज इक्वल टू, अब BP कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, अब BP निकालना है आपको, यहाँ से P से लेकर O तक मालूम है कि R है, तो O से लेकर B तक मालूम है A है, तो मैं सिंपल सा यहाँ कह सकता हूँ कि हो जाएगा बेटा OP प्लस OB, दिस इज इक्वल टू
ओपी की वैल्यू आर और इसकी प्लस में हो जाएगा ए, है ना। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसीलिए ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब आप देखेंगे कि जो ई प्लस क्यू है, अब ये फिगर में आ जाइए आप यहाँ पर फिर से चित्र में देखिए, ये जो ई प्लस क्यू है और ये जो ई माइनस क्यू है, ये एक ही रेखा के अनुदिश है ना, ये एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, तो दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत है। और आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन भी दिख रही है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो E1 है यानी कि E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है। और कह सकते हैं कि आप E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू, ये बात कह सकते हैं। देख लीजिए क्यों होगा बेटा, क्योंकि देखो ना, ये जो प्लस क्यू आवेश है ये बिंदु P के अधिक करीब है, तो इसकी तीव्रता इस पर अधिक होगी, इसलिए ये अधिक हो जाएगा। जबकि B जो है, बिंदु B जो है माइनस क्यू आवेश, वो क्या है, बिंदु P से अधिक दूरी पर है, तो इसकी तीव्रता कम होगी इसके अपेक्षा में। ठीक है, इसलिए आप क्या बात कहेंगे कि जो E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र को देखोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा E इज इक्वल टू, अब देखो E1 यानी E प्लस क्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो मतलब E प्लस क्यू में से क्या कर देंगे, E माइनस क्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से मान रखेंगे तो हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू, E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए, आपने E प्लस क्यू की वैल्यू निकाला था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू को पुटअप करो, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसका, अब E माइनस क्यू की वैल्यू रखेंगे, E माइनस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो अंश में कॉमन दिख रहा है बेटा क्यू, देखो इसमें भी क्यू है अंश में और इसमें भी क्यू है अंश में, तो क्यू को कॉमन किया अपान में। हर में देखो इसमें 4πε0, इसमें भी 4πε0 कॉमन दिख रहा है, तो 4πε0 कॉमन किया इंटू, अब ऊपर में बचा क्या बेटा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया अपान, नीचे में क्या बच गया यहाँ पर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ बच गया बेटा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम वाली कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन आ रही है बेटा, ये एलसीएम वाली कंडीशन आ रही है। अगर आपको एलसीएम लेते नहीं आता तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, ध्यान से देखिएगा, अब देखो अगर यहाँ एलसीएम लेते नहीं आता, इसका मतलब हर का हर में गुना करो और इधर का हर इधर लिख दो, इधर का हर इधर लिख दो। ठीक है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और दोनों कैसे होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, दोनों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, हर का एलसीएम, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हर का लसा लेंगे तो लसा इतना ही होगा। ठीक है, अब अगर इस भाग से इस भाग को कैंसल आउट करते हैं तो ये भाग बचेगा, इसको अंश में लिखना है ना, तो क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस, और इसको लिखेंगे इधर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते आता है कि नहीं, देखो एल का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका भाग देंगे आप इसमें, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कटा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया, तो आप आर प्लस ए के होल स्क्वायर को लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब क्या हो गया, आर प्लस ए के होल स्क्वायर से आर प्लस ए के होल स्क्वायर को कट कर दिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, ये देखो हर तो जैसा का वैसा रहेगा, नहीं हर को भी आप ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज लगेगी, वो आइडेंटिटीज मैं बता देता हूँ कौन कौन सी अप्लाई करना है आपको। देखिए आपने ये पढ़ के आया बेटा
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी पढ़ क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक पढ़ क्या है बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीनों आइडेंटिटीज की हेल्प से अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली आइडेंटिटी कहाँ लगने वाली, नीचे लगेगी, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। देख लो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए आप ये स्क्वायर को भूल रहे हो तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिखा, इसका मतलब आप इसको लिखोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और दोनों पर होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रही है, इसको लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra, ठीक है, माइनस है तो माइनस कोष्टक में। अब ये हो जाएगा बेटा r माइनस a का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ra, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से देखो अगर मैं ऋण चिन्ह का अंदर गुना कर रहा हूं तो कोष्टक के अंदर ऋण चिन्ह का गुना करते हैं तो जो धनात्मक होते हैं ऋणात्मक और जो ऋणात्मक होते हैं धनात्मक में कन्वर्ट होता है। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, देखो दोनों पॉजिटिव है थे निगेटिव हो गए और ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2ra अपॉन ये हो जाएगा बेटा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्यू रह जाएगा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आर का स्क्वायर पॉजिटिव आर का स्क्वायर निगेटिव कट गया, ए का स्क्वायर पॉजिटिव ए का स्क्वायर निगेटिव कट गया। अब देखो 2ra प्लस 2ra इज इक्वल टू 4ra होगा कि नहीं, अपान में ये होगा आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दी होल का स्क्वायर, ठीक है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्यू को अंदर लेके जा रहा हूँ पर इस 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2r लिख रहा हूँ इंटू, आप इसको लिख दीजिए क्यू अंदर आएगा तो एक क्यू हो गया इंटू, इसको बोलेंगे 2a राइट कर सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से ये क्यू का तो क्यू रह गया, देखो 2 दूनी 4 भी हो गया, r भी रह गया और a भी रह गया, अपॉन में ये होगा बेटा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दी होल स्क्वायर होगा। अब आपने पढ़ा है चूंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a पढ़ा है कि नहीं, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हो, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस q इंटू 2a के प्लेस में आप P को पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2r इंटू टी, अपान में कितना होगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन नंबर जो 3 है वही क्या होगा, बड़े वैद्युत द्विध्रुवों के लिए निरक्त अक्षीय स्थिति में अभिष्ट व्यंजक होगा, है ना, अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से देख लीजिए इस बात को। अब मैंने कहा कि यदि द्विध्रुव कैसा है, बहुत छोटा है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कैसा है, बहुत छोटा है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आपको ऐसा दिया गया, सपोज यहाँ पर एक यहाँ पर एक, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया बेटा माइनस क्यू, ठीक है। अब मैंने कहा ये बिंदु P कहीं यहाँ पर होगा, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसा किए, तब देखो कि ये मध्य बिंदु O है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो बेटा A हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, R होगा। तो R क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तो क्या बोल दोगे बेटा कि R इज ग्रेटर देन A वाली कंडीशन होगी। तब यहाँ पर क्या करेंगे आप, R के सापेक्ष A स्क्वायर की क्या कर देंगे, उपेक्षा करेंगे, क्या करेंगे, R के सापेक्ष A स्क्वायर की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। तो क्या टर्म हो जाएगी बेटा, तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 क्या था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2pr अपान में ये हो जाएगा बेटा r माइनस ए का होल स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर था ना, तो ये आर स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन माइनस ए का जो ये यहाँ पर देखेंगे आप, देखो आर स्क्वायर तो रह जाएगा लेकिन माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, जो ए का स्क्वायर है ना हट जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर,
क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब देखो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2pr अपान में, देखो r पर 2 की घात और दी होल रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू r रेज टू दी पावर 4 होगा। अब देखो r रेज टू दी पावर 4 से ये r कैंसल आउट हो गया, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p अपान में कितना होगा r रेज टू दी पावर 3, ये हो जाएगा बेटा e की वैल्यू, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ये समीकरण 4 ही क्या होगा, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। क्या कठिन है, ये बातों को देखो इस स्लाइड में दिया गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्लाइड, कहाँ गई स्लाइड, ये है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड दिया गया, जो मैंने बातें बताया था वो स्लाइड को मैंने यहाँ पर बना के रखा है, जो यहाँ देखना चाहते हैं देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप राइट कर लीजिएगा। देखिए लास्ट तक ये जो थ्योरम मैंने निकाला था ये वही थ्योरम आ गया, ठीक है, यहाँ तक रिपीट किया गया, सदिश रूप में आप लिखना है तो लिखिए, अन्यथा न लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों, और अन्य बच्चों को भी बताएं कि चैनल को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार से ही वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।